हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अलीना सलीम और आपकी दूसरी होस्ट है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ आपकी दोस्त सना सलीम और मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके खूबसूरत से शो में जिसका नाम है किड्स क्लब। और मेरे साथ है मेरी छोटी सी बहन जिसका नाम है अलीना सलीम। दोस्तों ये हमें तो पता ही नहीं था। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं क्योंकि हम भी बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, रवाना हैं। And it's all because of God's grace. Exactly. तो दोस्तों, होपफुली आपका भी वीक अच्छा गुजरा है पिछला और आपने एंजॉय किया है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी दुआएं आपके साथ। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि है Obedience. राइट, ओबीडियंस। क्या होती है? मुझे पता एक मिनट ये आज हम करने लगे हैं दुखती रग पे हाथ रखने वाला सीन। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे पता है is hella difficult for all of us. Don't say that word. Oh, sorry. Don't say that word. My nephew कहता है don't say that word. Say okay. तो जो हमारा टॉपिक है वो ओबीडियंस। मुझे पता है आप सबकी शक्लें ऐसे होंगी, रियली ओबीडियंस है टॉपिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे आज पेरेंट्स की। तो मौजें एक नहीं, मौजें कौन सी हैं? पेरेंट्स की ओबीडियंस करना सिर्फ एक प्रैक्टिस। पेरेंट्स की मौजें क्योंकि हम उनका फेवरेट एग्जैक्टली टॉपिक लेकर आए हैं। हाँ, पूरा बोलना था ना सेंटेंस। ओके अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली जो पेरेंट्स की ओबीडियंस करना है वो हमारी प्रैक्टिस है। जो एक्चुअल ओबीडियंस है ना वो हमें खुदा की करनी है। एग्जैक्टली। मतलब कि ओबीडियंस ऑफ गॉड। मतलब कि जब हम ओबीडियंस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है मैं बताऊं? हाँ क्यों नहीं। ओबीडियंस की डेफिनेशन है कि किसी हायर अथॉरिटी के कमांड में रहना, मतलब किसी हायर अथॉरिटी को कब्जा दे देना, अपना कब्जा दे देना। मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो करना है आपने। यू आर द वन हु हैज द अथॉरिटी, ठीक है, और जो करना है आपने करना। एग्जैक्टली। जो आपको वो हायर अथॉरिटी कहेगी वही करना है आपने। दिस इज ओबीडियंस। मतलब कि हमारे मामा पापा, हमारी बड़ी बहन, बड़े भाई और सबसे बढ़कर हमारा खुदा। ओके, ऑलराइट। तो मुझे पता चल गया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी हद तक आप लोगों को भी पता चल गया। तो ये छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, लेकिन गा के। तो नहीं दोस्तों, अभी सेगमेंट है हमारा वर्शिप का। तो आपको पता चलेगा गीत के जरिए कि व्हाट इज एक्चुअली ओबीडियंस। तो स्टे ट्यून। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग आई एम गोना प्रेजेंट यू। ये हमने अपने संडे स्कूल में सीखा था। हाँ, जब हम बिल्कुल निकलने वाले थे ना अपने संडे स्कूल से, तब सीखा था और ये बहुत पास आउट होने वाले थे, इसका ये मतलब था। तो ये सॉन्ग इट हैज़ द मीनिंग ऑफ ओबीडियंस और इसमें सारा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, कि ओबीडियंस लेट्स स्टार्ट। हाँ, पता है बहुत बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, रेडी। बाप की मर्जी पूरी की है, बाप की मर्जी पूरी की है, दुखों की ना परवाह की है, दुखों की ना परवाह की है, बाप की मर्जी पूरी की है। भाइयों को ढूंढने निकला घर से, रास्ते में थे दुख बड़े, भाइयों को ढूंढने निकला घर से, रास्ते में थे दुख बड़े, भाइयों ने मिलकर पीटा उसको, गैरों के आगे बेचा उसको, भाइयों ने मिलकर पीटा उसको, गैरों के आगे बेचा उसको, कहा बाप से मर गया यूसुफ, कहा बाप से मर गया यूसुफ, तेरा बेटा जिंदा नहीं है, तेरा बेटा जिंदा नहीं है, बाप की मर्जी पूरी की है। यूसुफ तो था अक्स यीशु का, दुखों में भी मुंह ना खोला, यूसुफ तो था अक्स यीशु का, दुखों में भी मुंह ना खोला, इसमें राज ये था बच्चों, इसमें राज ये था बच्चों, मिलनी थी उसको बादशाही, मिलनी थी उसको बादशाही, बाप की मर्जी पूरी की है, दुखों की ना परवाह की है, दुखों की ना परवाह की है, बाप की मर्जी पूरी की है।
वेलकम बैक दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी जो कि हमने गा के प्रेजेंट की है, क्योंकि वो एक्चुअली काफी रेलेवेंट थी हमारे टॉपिक से, राइट? बहुत और अच्छी खासी रेलेवेंट ऑब्वियसली, और वो हमारा बहुत फेवरेट कैरेक्टर भी था। यस, हमारा बचपन से फेवरेट कैरेक्टर जोसेफ, द किंग ऑफ ड्रीम्स। याद है ना, हमने मूवी देखी थी, बहुत छोटे थे हमने ये मूवी देखी थी, बहुत मजा आया था। तो हम अगर देखें तो बाइबल में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं ओबीडियंस की। यस, तो दोस्तों बाइबल में हमें बहुत ज्यादा ओबीडियंस की एग्जांपल्स मिलती हैं। हम शुरू करते हैं पुराने एडम एंड ईव से। एडम और ईव को हम इसमें काउंट करते हैं। उन्होंने डिसोबे किया था, एक ही उनको हुक्म मिला था, उन्होंने डिसोबे किया था, तो वो इस लिस्ट से बाहर है। सॉरी एडम एंड ईव। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है अब्राहम की, कि उसने ओबे किया खुदा को जब आइजक का सैक्रिफाइस खुदा ने उसको करने के लिए कहा, ठीक है? और कितने साल उन्होंने ये वेट किया था आइजक का, Exactly. उसके बावजूद भी उन्होंने ओबे किया खुदा को और उन्होंने सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट था, जस्ट अ टेस्ट। एग्जैक्टली। दूसरी हमें कौन सी मिलती है? हनूक, ईनॉक की। यस, वो इतने ताबेदार थे कि वो उठा लिए गए। वो खुदा के साथ ताबेदारी से चलते रहे, वफादारी से चलते रहे, और फिर उनको उठा लिया गया। दोस्तों इसी तरह की बेशुमार और एक और एग्जांपल जो बहुत फेमस स्टोरी है, नोआ के। उसने ओबे किया खुदा को और उसने आर्क बनाई, जबकि नामो निशान नहीं था बारिश का, मतलब कोई ऐसा कोई सीन नहीं था, और लोग उसको मॉक करते थे, लेकिन उसने फिर भी खुदा को ओबे किया। और ऑब्वियसली खुदा को तो ज्यादा पता है ना कि क्या होने वाला है। Exactly. और उसने खुदा को ओबे किया। और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अगर हम बाइबल खोल के बैठ गए एग्जांपल्स के लिए, तो लातादाद एग्जांपल्स हैं, और हमें उनसे सीखना भी उन कैरेक्टर से, क्योंकि जो मामा पापा की बहन भाइयों के ओबीडियंस करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस है। एक्चुअली जो बड़ी ओबीडियंस है ना, वो हमें खुदा की करनी है, और वो ही सबसे ज्यादा मुश्किल है और इम्पोर्टेंट है। Exactly. जो हम दुनिया में रह के ओबे करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, वो इसलिए करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि जब हम अपनी रूहानी जंगजू हालत में आएंगे ना, यू नो व्हाट, अ क्रिश्चियन इज अ सोल्जर, क्योंकि हर क्रिश्चियन एक सोल्जर है। क्योंकि बेशक आप वो छोटे हैं, आप छोटे सोल्जर हैं, जो बड़े हैं वो बड़े सोल्जर हैं। Yes. हर क्रिश्चियन एक सोल्जर है और उसको एक जंग लड़नी है, खुद से लड़नी है। तो इसीलिए उससे पहले हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो प्रिपेयर के लिए आपको किसी को कोई मेंटोर की जरूरत है आपको, राइट? किसी मेंटोर की जरूरत होगी तो आप मेंटोर को क्या करोगे? ओबे करोगे, राइट? सो गॉड इज द वन। सो हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्विज सेगमेंट। तो नहीं दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं बाइबल से क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? अभी जो सेगमेंट है वो है क्विज का सेगमेंट, और हम लेकर आए हैं एक्चुअली हमारी जो फेमस स्टोरी है, ठीक है? और ओबीडियंस में मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्टोरी है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ये हम लोगों ने ओबीडियंस में सुनी थी, ठीक है? और हमें लगता है कि ये बहुत एक्चुअली हम सफल करके स्टोरी कर रहे हैं। हम उन सारे ओबीडियंट कैरेक्टर्स के बारे में सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे से, और हम उनसे सीखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी इम्प्लीमेंट करें इस चीज़, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज खुदा ने नूह को वो कौन सा साइन दिया था जो खुदा ने प्रॉमिस किया था कि इसके बाद खुदा अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? क्वेश्चन समझ आया? Yes. कि खुदा ने वो प्रॉमिस वाला साइन कौन सा नूह को बताया या दिया, जो एग्जैक्टली हमारे भाई को भी पता है। जो कैमरे के पीछे हमारे भाई हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन सा निशान तक है। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं फिर आप ही बताएं। नहीं, फिर भी आप ही बताएं। सो इट वाज अ रेनबो। एग्जैक्टली। आई एक्चुअली, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल साइन। तो एक मिनट, सच अ ब्यूटीफुल साइन। कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? इसको नहीं पता। 7 कलर्स। वाह यार। अच्छा एक मिनट, अब मैं ये नहीं पूछने वाली कि कौन से कलर्स हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, खैर, लेकिन मैं पूछूंगी तुमसे घर जाकर। और मुझे पक्का पता है इसको। ओके, मूविंग ऑन, मुझे पता है वैसे। कितने दिन और रात तक बारिश होती रही और नूह जो है वो आर्क में रहा? तो क्वेश्चन बहुत इंटेंस है और माहौल बहुत संगीन। डज इट मेक सेंस? ऑलराइटी। तो हर जगह पानी पानी है और कश्ती बह रही है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और वो हुई है 40 दिन के लगातार। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही जवाब है, लेकिन ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करनी चाहिए।
हाँ। Okay. The third question is. 1 मिनट. What? No. Third question ना. Okay. Best of three. Yes. Exactly. Question है कि जोसेफ के कितने भाई थे? यूसुफ के कितने भाई थे? 11 भाई थे, 12 उसको मिला के. मतलब मैंने पूछा यूसुफ के कितने भाई थे. 11. नहीं बोला कि जेकब के कितने भाई थे. ओह ओके. खैर मैंने बता दिया 11 भाई थे उसके, ठीक है. उसको मिला के 12वां मुकुट था तो it's 12. ओके. Now it's my turn. आंसर बता दो. जेलसी वाला क्वेश्चन है. Oh no. Get ready for it. याकूब ने अपने बेटे जोसेफ को, मतलब कि यूसुफ को, वो क्या दिया था ऐसा कि उसके भाइयों में भड़क गई थी जेलसी? वो जो कोट था, कलरफुल कोट, उसको कहते हैं कबा. कबा. बाल में क्या लिखा हुआ है? कबा. ठीक है. कलरफुल कबा दिया था जिससे उसके भाई भुन गए थे, भुट्टा बन गए थे. एग्जैक्टली. मतलब कि इट्स नॉट गुड कि जो है वो याकूब ने भी काफ़ी फेवरिज्म किया है लेकिन उनको जेलसी भी नहीं करनी चाहिए थी. इट्स रियली बैड. ओके. यूसुफ ने कौन सा ड्रीम बताया था अपने भाइयों को जिससे उसके भाई जो थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे ये जानने के बाद कि वाओ ये क्या होगा हमारे साथ? हाँ मुझे पता है. वो हाँ एग्जैक्टली. वो ये ड्रीम था कि उसने ख्वाब देखा था कि उसको सब सजदा कर रहे हैं, जिसको जब उसने अपने भाइयों को सुनाया तो उनको काफ़ी गुस्सा चढ़ा कि हम तुम्हें सजदा करेंगे. तो इस बात से वो काफ़ी अपसेट हो गए. वैसे कोई बुरी बात तो नहीं थी देखा जाए. ठीक है. हर किसी के प्लान्स डिफरेंट होते हैं. Exactly. अगर अलीना तुम मेरे पे रूल करोगी तो आई विल बी ऑनर्ड टू गेट रूल्ड बाय यू. वो लगा बात है. मैं कह रही वैसे मैं इसको कहूँगी मैं पूरी नेपोटिज्म का फायदा उठाऊंगी. खैर खुदा ने मूसा से सहरा में किस जरिए से बात की? किस तरह वो जाहिर हुआ था? बर्निंग बुश. वाओ. जलती झाड़ी. जलती झाड़ी में से आवाज आई थी और मूसा ने अपने जूते उतार दिए थे. Exactly. कहा कि ये भी ओबीडियंस है. खुदा ने उसको बोला था अपने जूते उतार के जगह पास अपने जूते उतारे फिर वो उस जगह पे. कितने ओबीडियंट है. शायद इसलिए भी क्योंकि वो डर गया होगा, है ना? डर के ओबीडियंस ज्यादा अच्छी होती है. जो ऐसी झाड़ी जल रही है जो जल भी नहीं रही है, जो अभी तो ग्रीन है लेकिन उसमें से शोले भी निकल रहे हैं. एग्जैक्टली. हमारे दोस्तों को सारी स्टोरीज पता है. yes, तो exactly. हम इस सेगमेंट को खत्म करेंगे यहाँ पे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है. यस. तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में, इसी शो में. तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय. बहुत जल्दी है अलीना को जाने की. वेलकम बैक दोस्तों. होपफुली क्विज का सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग होगा. तो हम बात करें ओबीडियंस पे. तो आप कुछ स्टोरी बताना चाहेंगी? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी. एक लड़की थी जिसका नाम था बीब. मतलब कि वो मैं नाम नहीं बताऊंगी. हुआ ये कि एक लड़की को ना चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी. बहुत ज़्यादा पसंद थी. हुआ ये कि उसको टूथ एक्स होना शुरू हो गए और उसका स्टमक भी काफ़ी अपसेट होना शुरू हो गया और गर्मी भी होना शुरू हो गई उसके जिस्म में. तो उसकी मामा ने बोला कि व्हाई डोंट यू लीव चॉकलेट फॉर अ वीक और 2 लाइक. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा कि आपकी डाइट स्विच करते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इसका आप ओवरकम कर सकते हो अपनी इन क्रेविंग्स को. ठीक है. अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. वो लड़की कहती मैं तो अब छोड़ दूंगी, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, आई विल बी हील्ड, मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगी. लेकिन क्योंकि रूल्स जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो उनके लिए इजी होता है लेकिन जो रूल फॉलो कर रहे होते हैं वो मुश्किल होता है. ठीक है. तो उस लड़की ने बड़ी कोशिश की कि वो अपनी टेम्पटेशंस को जो है वो हावी ना होने दे अपने ऊपर. ठीक है. वो जब भी चॉकलेट्स को देखती थी वो कंट्रोल करती थी और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाती थी. एक दिन क्या हुआ, उसका टूथ ठीक होना शुरू हो गया. उसकी जो स्टमक में गर्मी थी वो भी ठीक होना शुरू हो गई. उसकी डाइट अच्छी हो गई. उसको भूख लगना शुरू हो गई. शी स्टार्टेड टू वर्किंग फाइन. एक दिन क्या हुआ, देखो चीज़ें खाने हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हमारे लिए ना चीज़ें खाने के लिए. ठीक है. तो हम लोगों ने खानी है लेकिन थोड़ी मिकदार में ताकि हम लोगों के लिए हार्मफुल ना हो क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. हुआ ये कि अब चीज़ों को जब आप किसी चीज़ को ठीक करने के प्रोसेस में होते हैं ना तो आपको थोड़ी देर के लिए उनसे बिल्कुल ही किनारा करना होता है. राइट. तो उसने तब तो कर लिया लेकिन क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती थी उसके लिए मुश्किल हो जाता था कभी कभी कंट्रोल करना. एक दिन वो गई, उसकी बस हो गई, वो ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आई और उसने खा ली. एंड गेस व्हाट, उसका स्टमक अपसेट हो गया. उसके दांत गिर गए. Oh. she got a cavity in her teeth
और उसको अपने दांत निकलवाने पड़े। मतलब कि उसको कैविटी फिल नहीं हो सकती थी, और वो उसकी जो जड़ थी वो डीप रूट्स थी, जिसकी वजह से वो खराब हो गए उसके दांत। तो मतलब उसने अपनी मामा को डिसओबे किया, और वो तो लड़की उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े इतनी ज्यादा चॉकलेट खाने के। इतनी बड़ी और चॉकलेट की Exactly. स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो हमेशा बुरे होते हैं, और वो हमें फेस करने ही पड़ते हैं। तो जो भी हमारे पेरेंट्स, क्या खुदा हमें कहता है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमें हार्म करने के लिए नहीं होता, वो हर्टफुल नहीं होते बल्कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो डू ओबे योर पेरेंट्स एंड गॉड एज वेल। अगर आप अपने पेरेंट्स को ओबे करना सीख जाएंगे तो तो खुदा खुदा के को लिए भी obey। एग्जैक्टली खुदा को भी ओबे करेंगे और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा उसकी फरमाबरदारी मतलब करना। थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे इट्स इजी पीजी, लेकिन मुश्किल होगा, बट यू विल गेट ओवर इट विद द हेल्प ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने दोस्तों बातें बहुत करती हैं ये लड़कियां, ओ माय गॉड, आई मीन मैं भी उन लड़कियों में शामिल हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा बातें करती है। तो क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जो कि है स्टोरी का सेगमेंट। तो चलते हैं और सुनते हैं आज के टॉपिक से रेलेवेंट स्टोरी। बाय बाय। वेलकम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? वीक भी अपना एंजॉय किया होगा। हाय दोस्तों, मैं भी हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्टोरी सुनने बैठी हूँ इनसे। तो लेट्स गेट और जिस तरह के ये बैठी हैं आपको भी सुनिए, लेकिन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है? तुम भी कर सकते हो, ठीक है? तो जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी कि स्टोरी किस बारे में। इट इज़ अबाउट ओबीडियंस। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे जिसका नाम है जो, और उसके अंकल जिम की कहानी। तो जो है वो बहुत ही क्यूट सा, छोटू सा, मोटू सा, चबी सा बच्चा है, ठीक है? और वो अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा है, जो उसके घर में यार्ड है उसमें खेल रहा है। अब क्या होता है कि वो खेलते अपने बॉल के साथ खेल रहा है, उसका बॉल जो है वो सड़क पे चला जाता है, सड़क। अब उसको एक बात है कि मना किया हुआ है कि आपने रोड पे नहीं जाना, ठीक है? जितना मर्जी कुछ हो जाए, अगर आप यार्ड से निकल के रोड पे जाओगे तो कोई भी गाड़ी आके आपको मार सकती है और आपको चोट लग सकती है, आप बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो सकते हो। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स ने जो कि मना किया था कि आपने बाहर नहीं जाना, मतलब कि रोड पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वर्ड में नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अब क्या हुआ है कि जो का जो बॉल है वो रोल होता रोड पे चला गया है। और वैसे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ना हमारे पेरेंट्स भी लगाते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे भले के लिए होता है। देखो है ना? अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ऐसा ही कुछ होने वाला है लीना। हुआ ये कि वो बहुत परेशानी का शिकार है क्योंकि उसका बॉल गिरा हुआ है, अब उसके पास और कुछ है भी नहीं खेलने को, और अगर कुछ होगा भी तो वो नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, उसको बॉल के साथ खेलना। और बॉल अब सड़क पे, और उसको अब मौका मिल गया कि मैं सड़क पे जा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे उसके पास चॉइस है कि वो क्या करे, क्या वो अंदर जाके किसी और खिलौने से खेल ले या वो बॉल पकड़ने के लिए सड़क पे जाए। तो उन्होंने दोस्तों उसने क्या किया, उसने काफ़ी सोचने के बाद वो उसने सोचा कि मैं जल्दी से भाग के ले आऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई देखेगा नहीं, ठीक है? और मैं बॉल लेकर आके वापस खेलना शुरू हो जाऊँगा। अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था। खैर ऐसे होते हैं, सारे बच्चे चालाक समझते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं उनके लिए, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है? तो क्या हुआ लीना, वो जल्दी से गया, जितनी जल्दी में वो भाग के गया ना सड़क पे, दूर से एक गाड़ी आई और वो बहुत स्पीड में आई। इससे पहले कि वो उसको ठुकती बजती, बहुत ज़ोर से बजती, वो ब्रेक लगा दी अंकल ने, ठीक है? और वो इतना बुरा थोड़ी देर के लिए, इट वॉज जस्ट इन अ मोमेंट और इंस्टेंट्स में काम हुआ ये, वो डर गया, इतना बुरा डर गया, ही वॉज टू स्टन टू स्पीक, ठीक है? वो वहीं पे खड़ा हो गया एंड ही वॉज अनएबल टू मूव, क्योंकि उसको गाड़ी बजने वाली थी, वो मर सकता था, ठीक है? दूर से भागे गैराज में उसके अंकल खड़े हुए थे, वो दूर से चीखते हुए आए कि बच गए जिम, जब बच गए या उसको लगी तो नहीं गाड़ी। जितनी देर में गाड़ी में अंकल थे, ठीक है, वो भी निकल के बाहर आ गए और जिम वो ऊंची जोर से रोना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी छोटे से भाई को, हमारे नन्हे दोस्त को, ठीक है, आके लगेगी तो या लगने वाली होगी तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा, राइट? तो बात ये आती है कि उसके पास चॉइस थी और वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता था, ठीक है? उसकी मामा आई उतनी देर में, वो शी वॉज टेरिफाइड, इतनी डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने ये सारा इंसिडेंट देख लिया था अपनी आंखों से। जितनी देर में ये काम हो रहा था वो भागती, इससे पहले कि वो भागती वो देख चुकी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो बात आती है जो पे, जो बच गया, जो ठीक था, उसके हाथ में उसका बॉल था, लेकिन हुआ क्या, उसने डिसोबे किया,
वो मर सकता था, ठीक है। उसकी मामा ने उसको बोला कि जबकि हमने तुम्हें मना किया हुआ है कि ऐसा नहीं करना, तो तुमने क्यों कहा। उसने इकरार किया और जो ने बोला कि मामा मुझे लगता है कि रूल्स डम होते हैं, तो मैं कभी फॉलो नहीं करता, मुझे लगता है कि डिसओबे करना है इट्स मोर इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है इट्स ईजी, ठीक है। उसको लगता है कि अगर मैं रूल्स ओबे नहीं करूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं निकल जाऊंगा आराम से। लेकिन अब तो लेसन सीख लिया ना। एग्जैक्टली, और आपको जब भी आप डिसओबे करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं किसी भी हालात में। एग्जैक्टली। तो आपको बेशक माफ़ी मिल जाएगी आपके पेरेंट्स की तरफ से या बड़ों की तरफ से, लेकिन आपको उन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो बात यही आती है, स्टोरी का एंड ये है कि जो भी रूल्स होते हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और हमारी भलाई के लिए होते हैं। सो इट्स बेटर टू फॉलो द रूल्स और ओबे करो। एग्जैक्टली। और इसीलिए खुदा ने भी हमारे लिए रूल्स बनाए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें हर्ट करने के लिए नहीं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ओबे रूल्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेइंग है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। रॉन्ग सेइंग है, डू नॉट लिसन टू दैट सेइंग। ये बहुत गलत फ्रेज है, ठीक है। जो भी रूल्स बनाए जाते हैं आपकी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जो भी उसने रूल्स सेट किए हैं वो आपसे मोहब्बत करता है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों ने दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप यकीनन इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। होपफुली आपने स्टोरी एंजॉय की होगी, बिल्कुल, और आपने कुछ सीखा भी होगा, क्योंकि हमने सीखना चाहिए हर चीज़ से। क्योंकि अब बोलने मतलब कि ये मैं ये कहना चाह रही थी, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो ना, तो मैं ऐसे बीच बीच में इंटरप्ट करके मैं पूछ रही थी। ओके, तो दोस्तों आज का, जबकि आप जानते हैं हमारा टॉपिक था ओबीडियंस, तो बस एक छोटा सा लेसन है इस सारे शो की एंड पे कि ओबे करना शुरू करें, छोटे छोटे कमांड्स मानना शुरू करें अपने पेरेंट्स के, अपने बड़े बहन भाइयों के, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर आप छोटे कहना मानने से छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाएंगे, फिर आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको इस्तेमाल करना ही है इस दुनिया में, क्योंकि आप इसीलिए आए हैं इस दुनिया में। बिल्कुल, ठीक है। तो ओबीडियंस को अपनी प्रैक्टिस में रखें। Okay. And that's really important. Yes. Practical Christian is a practical life, और practical life में आपको obedience करनी आनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, सब इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बात ये है कि हम लोगों ने कैसे इसको ओवरकम करना है, अपनी इस बुरी ट्रेड को, टॉक्सिक ट्रेड को, कि हम डिसओबे करेंगे, ठीक है। तो नहीं दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले शो में इसी चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखें बहुत सारा, हम मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।